हाय फ्रेंड्स, किताबें में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सुन रही हैं मुझे चांद चाहिए। हमने यहाँ देखा कि जो रंगमंच की दुनिया है वह आम जीवन से बिल्कुल अलग है। कलाकार को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज सुनिए भाग 24, रंगमंच के प्रेमी। नया सत्र शुरू हुए 3 दिन हो चुके थे। शनिवार की शाम वर्षा उदास थी। उसे ए ग्रेड मिल गया था, वेतन 700 से 1300। फिर यह उदासी क्यों, उसने अपने आप से पूछा। मित्र मंडली बिखर गई थी। स्नेह को दफ्तर फ़ोन किया तो वह फरीदाबाद स्थित फैक्ट्री गए थे जहां काम धीरे धीरे चल रहा था। शाम को घर फ़ोन किया तो पुरवई ने बताया अभी लौटे नहीं हैं, तुम घर आना। पर शाम हमें एक सहयोगी के यहाँ डिनर पर जाना है और कल दोपहर को मैं स्नेह के साथ 3 दिन के लिए शिमला जा रही हूँ। फिर हंसी। वर्षा, तुम भी शादी कर लो, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। वह दार्जिलिंग से शिवानी के लिए कुंडलों का एक जोड़ा ले आई थी। दोपहर को उसके दफ्तर फ़ोन किया तो वह बाहर गई हुई थी। शाम को घर फ़ोन किया तो वह अभी तक वापस नहीं पहुंची थी। चित्रभुज रायपुर में रंग शिविर का संचालन कर रहे थे। अनुपमा को फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि उसने छात्रावास छोड़ दिया है और जोड़बाग में कहीं रह रही है। वर्षा ने श्री राम सेंटर का चक्कर लगाया। 2-3 परिचितों से अनुपमा के बारे में पूछा पर कुछ पता नहीं चला। सब अपनी अपनी दुनिया में मगन है, किसी को मेरी परवाह नहीं। रसोई में चाय बनाते हुए वर्षा ने सोचा। सतवंती पिंकी को लेकर मंदिर गई हुई थी। वह आकर बिस्तर पे पसर गई और सुड़क सुड़क कर चाय पीने लगी। हर्ष की भी कोई चिट्ठी नहीं थी। सुजाता को तो मालूम होगा कि पटरी खुल गई है, उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया। सुजाता को बेटा हुआ था। उसने दार्जिलिंग से सुंदर सा स्वेटर बना के बच्चे के लिए भेजा था। वह लखनऊ में 2 हफ्ते रही पर सुजाता ने पार्सल की पावती भी नहीं भेजी। बड़े लोग हैं, उसने ठंडी सांस लेकर सोचा। एक बार मन हुआ मम्मी को फ़ोन करे, फिर सोचा कल दिन में सीधी चली ही जाऊंगी। फ़ोन पर वह हर्ष आख्यान लेकर बैठ जाएंगी तो श्रीमती सहगल को देर तक फ़ोन का व्यस्त रहना पसंद नहीं आएगा। उसकी पदोन्नति की प्रतिक्रिया वैसी ही रही जैसे अपेक्षा थी। कुछ को ईर्ष्या हुई, कुछ को खुशी। ममता ने जिक्र भी नहीं किया। अर्चना ने मिलते ही बधाई दी। चिंतामणि ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और जबरदस्ती पत्नी के हाथ का बेसन का लड्डू खिलाया। सूर्यभान ने नए प्रदर्शन की जानकारी दी जिसमें केंद्रीय भूमिका वत्सला छिब्बर निभा रही थी। वर्षा के लिए 2 दृश्यों की सहायक भूमिका सोची गई थी। वर्षा ने निर्विकार भाव से हामी में सिर हिलाया और आलेख ले लिया। आज की शाम वह बाहर बिताना चाहती थी पर कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। क्या करे, मंसूर के यहाँ ही चले जाए। उनसे मिले भी काफ़ी दिन हो गए। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। वर्षा दीदी, बाहर बॉबी खड़ा था। अनुपमा जी का फ़ोन है। अनुपमा मूडी और अस्थिर थी। पिता भोपाल में व्यवसायी थे। अनुपमा 10 की उम्र से दिल्ली के मदरसे स्कूल में बॉर्डर थी। नाट्य विद्यालय में आने से पहले उसने पहले सितार और फिर कथक के कोर्स शुरू किए थे पर कुछ महीनों बाद ही उसका मन उचट गया। वह भगवान दास रोड के कार्यशील महिला छात्रावास में रहती थी। श्री राम सेंटर कैफ़े में स्कूल के कुछ लोगों से परिचय हुआ तो उसने अभिनय कोर्स में दाखिला ले लिया। इन्हीं दिनों शशांक मुखोपाध्याय से मित्रता हुई तो वह युगांतर के साथ आसपास के अर्धग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक करने लगी। इस अनुभव को उसने जीवंत और मूलभूत पाया। धीरे धीरे रंगमंच के प्रति उसकी धारणा बदलने लगी। विशुद्ध कलात्मक रंगमंच से हटकर स्वदेशी रंगमंच उसे आकृष्ट करने लगा। आरंभ में उसने वामपंथी विचारधारा से प्रेरित नाट्य आयोजन किए जिसका लक्ष्य आम आदमी की समझ को विकसित करना और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के लिए उन्हें तैयार करना था। वे तीखी आपाधापी के दिन थे। माओवाद का सर्वव्यापी चलन था। नन्हे वियतनाम ने अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए थे। नक्सलवादी हिंसा से पश्चिम बंगाल की चूल्हे हिल चुकी थी। चारू मजुमदार ने विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर किसानों को संगठित करने का आह्वान दे दिया था। अनुपमा स्वप्निल आंखों से माओ, हो ची मिन और ग्वेरा का जिक्र करती। एक दुर्बल क्षण में उसने वर्षा को जल्दी ही अपनी भूमिगत हो जाने के इरादे का राजदार बना लिया था। लेकिन कुछ समय में अपने सहयोगियों के रवैये और जन सामान्य की निकटता से नुक्कड़ नाटक के प्रति उसकी दृष्टि बदली। इसमें कारीगर भूमिका आदि के पलवल की एक मजदूर औरत लाखी ने पति ने दूसरी स्त्री झोपड़े में लाकर लाखी व बच्चों को बाहर निकल दिया। नुक्कड़ नाटक की पहचान के सहारे लाखी अनुपमा के पास आई। 2-3 दिन की भाग दौड़ के बाद अनुपमा ने लाखी के लिए एक परिचित के यहाँ घरेलू नौकरानी के काम का बंदोबस्त कर दिया जहाँ रहने की सुविधा भी थी। दिल्ली के दूरवर्ती क्षेत्रों में नाट्य प्रदर्शन के बाद लोग विशेषकर स्त्रियां जैसे अपनी व्यक्तिगत समस्याओं की बात करती थी। उससे अनुपमा ने महसूस किया कि अभी सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की भूमिका तैयार करने से भी ज़्यादा जरूरी है सफाई शिक्षा की महत्ता प्रतिपादित करना, परिवार नियोजन के लाभ बताना, शराब दहेज, कच्ची उम्र में ब्याह की बुराइयां उजागर करना और स्त्रियों को स्वावलंबी होने में मदद देना।
शशांक को अनुपमा की वरीयता का यह परिवर्तन पसंद नहीं आया। लंबी बहस के बाद जब वह अनुपमा को सहमत नहीं कर पाए तो अनुपमा ने बेगुल नाम से अपनी अलग संस्था बना ली। इसमें छात्रावास के ऊंचे अधिकारियों, विशेषतः महिला कल्याण समिति की श्रीमती ज्योत्सी ने विशेष मदद की। पहले वर्ष में वर्षा 2-3 बार अनुपमा के साथ नुक्कड़ नाटक करने गई। अनुभव अच्छा था पर बेहद थका देने वाला। इतवार को सुबह 6 बजे वे निकलते। 10 के लगभग नाट्य प्रदर्शन शुरू होता। कोशिश होती कि एक दौरे में 3 गाँव शामिल हो जाएं, पर आमतौर से दूसरे गाँव के बाद शाम ढलने लगती। प्रारंभिक पड़ाव के लोग स्नेह के मारे जाने नहीं देते थे। मुखिया अपने घर से भोजन के बिना उठने नहीं देता। शराब और मलाई वाली चाय के गिलासों का तांता लग जाता। व्यक्तिगत समस्याओं का दुखड़ा शुरू हो जाता तो कोई रोके न रुकता। वर्षा ने लक्ष्य किया कि दूसरे वर्ष में अनुपमा बदलने लगी थी। अपनी वेशभूषा तथा मेकअप के प्रति उसमें लापरवाही आ गई थी। स्कूल में वह 3-3 दिन तक एक ही जीन्स कमीज पहने रहती। नुक्कड़ नाटक के लिए जाते समय वो मामूली साड़ी लपेट लेती। धीरे धीरे पब्लिक स्कूल के उसके पुराने मित्र भी छिटकने लगे। दूसरे वर्ष की समाप्ति तक नाट्य विद्यालय में अनुपमा की रुचि बहुत कम रह गई थी। अगर उसने स्कूल छोड़ा नहीं तो शायद इसके पीछे डॉक्टर अटल के दाखिले के समय किया गया उसका वादा था। दिलचस्प बात यह थी कि वह अभिनेत्री अच्छी थी। दूसरे वर्ष में सम्मानित वेश्या में लिजी के रूप में उसने विशिष्ट पहचान बनाई थी। सत्रांत में उसे मीडिया में प्रमुख भूमिका मिली थी। विशेष रुचि न लेने के बावजूद उसके प्रदर्शन को सराहा गया। उसे रिपटरी में सम्मिलित होने का आमंत्रण मिला था जिसे उसने स्वीकार नहीं किया। अब वह राजधानी के 3-4 स्त्री संबंधित संस्थाओं से जुड़ी थी। एक समाजसेवी ने बिगुल के लिए प्रत्येक इतवार को पेट्रोल सहित अपनी मिनी बस की सेवाएं भी समर्पित कर दी थी, जिससे नुक्कड़ प्रदर्शन में सुविधा हो जाए। लोडी गार्डन के सामने ही छोटा सा सुंदर बंगला था। बहुत बड़ा लान, बाईं ओर आम के पेड़ के इर्द गिर्द बेलों का मंडप बना था। क्यारियों में फूलों के पौधे लहलहा रहे थे। बरामदे से लगा हुआ दफ्तर जैसा कमरा था। वर्षा जैसे ही खुले गेट से भीतर घुसी बारिश होने लगी। कहीं बाल न भीग जाए सोचकर उसने जल्दी कदम बढ़ाए। ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला था पर कोई दिखाई नहीं दिया। उसने एक पल के लिए घंटी को छुआ। फर्नीचर आधुनिक था। पूरे रखरखाव में नफासत थी। चप्पलों की आहट के साथ गहरे रंग की 24-25 साल की युवती बाहर आई, पान से रंगे दांत। वर्षा दीदी ना? वह हंसी। आप तो बारिश लेकर आई, आइए ना। वर्षा कोने के सोफे पे बैठ गई। उपमा दीदी नहा रही हैं। सुबह की निकली, अभी लौटी है? वह पल भर मुस्कुराई। मेरा नाम झुमकी है। अच्छा, आप क्या पियेंगी, चाय या कॉफ़ी? फ्रिज में कैंपा, मंगोला और लिम्का भी है। दीदी तो कॉफ़ी पियेंगी, मेरे लिए भी वही। झुमकी को गए कुछ ही पल हुए थे कि भीतर कहीं दरवाज़ा खुला। फिर बाथरोब में अनुपमा आई, पोटली जैसे तौलिए से भीगे बालों को कसे ढके। हाय, वर्षा खड़ी हो गई। अनुपमा ने दोनों बाहों में भरकर उसे कपोल पर चूम लिया। बड़ी निखर आई हो। दार्जिलिंग की आबो हवा का असर लगता है। वर्षा मुस्कान के साथ सामने बैठी। यहाँ कब शिफ्ट किया तुमने? 1 महीना हुआ। झुमकी ने ट्रे आगे बढ़ाई तो वर्षा ने प्याला उठा लिया। चीनी 1 चम्मच डाली है। झुमकी ने अनुपमा को ऐसे भाव से सूचना दी जिसमें प्रशंसा की अपेक्षा थी। शाबाश, अनुपमा मुस्कुराई। अब वर्षा दीदी को ऐसा खाना खिलाना जिससे मंडी हाउस में तुम्हारी तारीफ हो। इन्हें पराठे ज़्यादा पसंद है, बना लोगी? क्यों नहीं बना लूँगी जी। शाम को अकेले छोड़ दिए जाने की उदासी के बाद ऐसी आत्मीयता वर्षा को बहुत मधुर लगी। पेय भी अच्छा था, काफ़ी दूध और चीनी की सही मात्रा। अनुपमा झुमकी को प्रशिक्षण दे रही है, उसने सोचा। यहाँ मेरी सुबह की शुरुआत अच्छी होती है। सबसे पहले झुमकी का हंसता हुआ चेहरा देखती हूँ। अनुपमा ने घूंट लिया। कुछ पलों को आंखें बंद कर ली, फिर खोली। सुबह 7 बजे की निकली, अभी लौटी हूँ। पहाड़गंज की एक विधवा औरत को ससुराल वालों ने निकाल दिया था। पुलिस को बुलाना पड़ा। सबके स्टेटमेंट हुए। ससुर जेठ को पुलिस ने बाउंड डाउन किया। अब औरत यहाँ रहने को तैयार नहीं। उसे घंटों यह समझाया कि अगर यह घर छोड़ दिया तो जायदाद पर तुम्हारे कानूनी हक भी खत्म हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से तैयार हुई। यहाँ का फ़ोन नंबर देकर आई हूँ। हो सकता है फ़ोन आ जाए कि बहन जी बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। यह जगह क्या है? यह नारी कल्याण संस्था मरहम की सचिव का निवास और कार्यालय है। पिछले कई सालों से यहाँ मिस वेरोनिका रहती थी, जो अब यूनेस्को के एक असाइनमेंट पर पेरिस चली गई हैं। इस समय मरहम की कार्यकारी निदेशक श्रीमती ज्योत्सी है। अनुपमा उठ खड़ी हुई। घर देखोगी? भीतरी आंगन के सामने सारे उपकरणों से सुसज्जित रसोई थी, फिर स्टोर रूम। ड्राइंग रूम के बाईं ओर अनुपमा का बेडरूम था। पूरी तरह फर्निश्ड डबल बेड, टिपाइयाँ, पढ़ने लिखने की मेज, कुर्सी, लैंप, गुलदस्ते, तस्वीरें, अटैच्ड बाथरूम। बिल्कुल इसी तरह का फर्निश दूसरा बेडरूम ड्राइंग रूम के दाईं ओर था। बगल वाली खिड़कियाँ खुली थी, पर्दे खिसके थे। बारिश की हल्की रूंझन और गीले फूल पत्तों की गंध। वर्षा मुग्ध सी खिड़की के सामने खड़ी रही। तुम इस कमरे में कब शिफ्ट हो रही हो? अनुपमा बिस्तर पर बैठी घुट बढ़ रही थी। वर्षा स्तब्ध रह गई। मिस वेरोनिका ने अभी 5 साल की छुट्टी ली है, पर उन्होंने श्रीमती ज्योत्सी से कहा है कि वह लौटेगी नहीं, अपने घर स्वीडन जाएंगी। वर्षा धीमे कदमों से अनुपमा के पास आई। यहाँ 2000 महीना मेरा ऑनोरियम है। बिजली और फ़ोन के बिल संस्था देगी। माली पार्ट टाइम आता है। झुमकी का खाना हमारे साथ है। उसके रहने को सेल्फ कंटेंटेड आउट हाउस। साल में 2 धोतियाँ ब्लाउज। पैसे कितने देंगे यह अभी तय नहीं किया है। अनुपमा ने उसे देखा। तुम 14/14 छोड़ना चाहती हो ना?
अनुपमा कई बार उसके यहाँ आ चुकी है। विवाह के बाद जब वह भोपाल से उससे क्रुद्ध पिता आए थे तब वह 2-3 दिन वर्षा के कमरे में छिपी थी। पिता के साथ की नाटकीय समक्षता वर्षा के यहाँ ही संपन्न हुई थी। अगर विकल्प हो तो छोड़ना चाहती हूँ, वर्षा ने कहा। सतवंती मेरा ख्याल रखती है लेकिन जगह कम है, प्राइवेसी नहीं है और रसोई सामान्य होने से असुविधा होती है। उनसे बातचीत के मुद्दे बहुत सीमित हैं। अगर मैं चुप रहूँ तो उन्हें लगता है कि मैं किसी बात पे बुरा मान गई हूँ। वहाँ मैं कसा बंधा महसूस करती हूँ। श्रीमती जुत्सी से मैंने तुम्हारे लिए अनुमति ले ली है। उन्हें अच्छा ही लगा। कारण यह है कि मेरे न होने पर तुम फ़ोन उठा सकती हो। अगर कोई मुसीबतज़दा औरत है तो उससे मदद का रास्ता सुझा सकती हो। झुमकी को मैं सिखा रही हूँ पर अभी इसमें समय लगेगा। अनुपमा ने उसकी ओर देखा। तो फिर तुम्हारे साथ होने से मुझे भी अच्छा भी लगेगा। तुम्हें पता है मेरा मन अस्थिर चल रहा है। चतुर्भुज यहाँ रहेंगे? नहीं, मैं नहीं चाहती कि वह बराबर लेन का कमरा छोड़े। बीच बीच में एक आध दिन यहाँ आ रह सकते हैं तो मेरा अपना बेडरूम है। तुम्हारी आज़ादी और प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी। अनुपमा मुस्कुराई। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का भी सहर्ष स्वागत है। उसने 5वें शब्द पर अतिरिक्त बल दिया। वर्षा भी मुस्कुरा पड़ी। फिर पूछा, खर्च में मेरा शेयर किस तरह से हो, तुम बताओ। वर्षा ने कुछ पल सोचा। ऐसा करें कि रसोई के हैंड में हम आधा आधा दें। माली और झुमकी की तनख्वाह मैं दूंगी। यह अंदाजन कितना होगा? लक्ष्मण कुछ लेने को तैयार नहीं। उसके भाई को मैंने नौकरी दिलवाई है। फिलहाल उसे 150 दे देंगे। दिन में 1 घंटे का काम है। झुमकी को मैं 300 सोच रही हूँ। ठीक है, वर्षा ने सिर हिलाया। झुमकी को मैं अंग्रेजी और टाइपिंग सिखाना चाहती हूँ। इसमें तुम मदद करोगी? जरूर। यह काम तुम मेरे ऊपर ही छोड़ दो। शाम को तो मैं सीधे घर आ जाती हूँ। कैसी हो? हर्ष ने हल्की मुस्कान से पूछा। और थोड़ा दुबला लगा। पिछली बार चेहरे पर जैसा तेज और आकर्षण था उस पर झीना आवरण सा पड़ गया था। ठीक है। हर्ष ड्राइंग रूम में आ गया। सरसरी निगाह से आसपास देखते हुए कहा, जगह तो अच्छी है। वह सोफे पे बैठा और 5-5 की सिगरेट जलाई। मुझे खुशी है 14/14 से तुम्हें छुटकारा मिल गया। 31 जोड़बाग में उसके लिए जो पहला फ़ोन आया था वह सुबह हर्ष का था। दीदी आपका फ़ोन। झुमकी ने कमरे में झांका। किसका है? मैंने पूछा नहीं। वह चंचलता से मुस्कुराई। बड़ी मीठी बोली है। गुड मॉर्निंग ट्रेजेडी क्वीन। रिसीवर उठाते ही हर्ष की आवाज़ आई। तुम? वर्षा की सांस रुक गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूछोगी नहीं कब आया हूँ, कैसा हूँ? दिल संभल जाए तो पूछूं। और न चाहते हुए भी आवाज़ रूंध सी गई। वर्षा। हर्ष अटक कर बोला। वर्षा को विज्ञापनों और बैनरों से मालूम हो गया था कि शुक्रवार को कंपन का प्रीमियर है। मंडी हाउस में कई लोगों ने हर्ष के बारे में पूछा। उसने अज्ञान प्रकट किया। मम्मी या सुजाता को भी फ़ोन नहीं किया। वह अब अपनी तरफ से नहीं पूछेगी। बहुत नाराज़ हो? मुझे क्या हक है नाराज़ होने का? महीनों का अकेलापन, पीड़ा और तनाव झेलते और तनाव संभाले नहीं संभल रहा था। अच्छी तो हो ना? हाँ, खूब मोटी हो गई हूँ। उसने खासकर गला साफ किया। ये पटरी कब आ रहे हो? लोगों को जवाब देते देते मेरा मुंह सूख गया है। आज तो नहीं आ पाऊँगा। प्रेस के कुछ लोगों से मिलना है। तुम शाम को कब वापस लौटोगी? 5:30 तो बज ही जाएंगे। ठीक है, मैं 5:30 बजे ही आऊँगा। पानी का ग्लास लेकर झुमकी आई। बिना कुछ कहे उसने समझ लिया था कि हर्ष वर्षा के लिए बहुत विशिष्ट है। अनुराग में ऐसी कौन सी अपरिभाषित सुगंध होती है? वर्षा ने सोचा। यह कुमारी झुमकी है। वर्षा ने परिचय दिया। हर्ष मुस्कुराया। गिलास लेकर कुछ घूंट भरे। झुमकी शर्मा रही थी। पल्लू से आधे चेहरे की ओट किए हुए बोली, पीने को क्या लाऊं? चाय पीऊँगा थोड़ी देर बाद। हर्ष बोला। अनुपमा नहीं है? नहीं, कोई ज़रूरी मीटिंग है। हर्ष उठ खड़ा हुआ। तुम्हारा कमरा देखूं? हर्ष ने उसे बाहों में भरा तो वर्षा की आंखें भीग गई। दबाव और गंध चिर परिचित थी जो समय के अंतराल से और व्यग्र और आवेगमयी हो गई थी। चुंबन की पहली उष्मा ने ही इतनी प्रतीक्षा और उसके दंश को थरथरा दिया। व्यवधान की परतें ध्वस्त होने लगी। हर्ष के आलोड़न में अतिरिक्त हिलोर महसूस हुआ, जैसे उसके साथ साथ अपने को भी आश्वस्त कर रहा हो। हर्ष ने रुमाल के छोर से उसकी आंखें पोंछी, फिर भीगी पलकें चूम ली। वह बिस्तर पर बैठी थी। हर्ष सामने कुर्सी पे। पीछे की खिड़की खुली थी। हवा के झोंकों के साथ क्यारियों की खुशबू भीतर आ रही थी। इस जगह का मिलना बहुत अच्छा हुआ। हर्ष ने सिगरेट जलाई। हाँ, जिंदगी में फिर थोड़ी उमंग आ गई है। अनुपमा मेरी प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखती है। A ग्रेड की बधाई। वर्षा चौंकी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? पिछले महीने डिक्टेटर को फ़ोन किया था। हर्ष ने कस खींचा। झुमकी चाय। वर्षा ने कुछ ऊंचे स्वर में कहा। अभी लाई। भीतरी आंगन के आसपास से झुमकी की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही क्षणों बाद वह ट्रे लिए आई। चाय की केतली के साथ गर्म गर्म पकौड़ियों की प्लेट थी। प्यालों में गर्म पानी भरा हुआ था। पल्लू से वैसे ही आधा मुंह ढका था। ट्रे वर्षा के सामने रखकर झुमकी चली गई। मैं 3 महीने से एक प्रोड्यूसर मित्र के फ्लैट में हूँ। मुझे 2-3 फिल्मों के प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन कंपनी की बॉक्स ऑफिस सफलता पर सब निर्भर करता है। अगले हफ्ते मुंबई में रिलीज है। हर्ष ने चाय के 2 बड़े घूंट लिए। माफ़ करना, पिछले कुछ समय से तुमसे संपर्क नहीं रख सका। एक बड़े डेवलपमेंट की उम्मीद थी। सोचता था उसी की खुशखबरी दूंगा, पर प्रोजेक्ट अभी तक मैच्योर नहीं हो पाया। मम्मी क्या कहती हैं?
वही अकेलेपन का दुखड़ा। मैं साथ ले जाने को तैयार हूँ, पर वहाँ मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अव्यवस्थित है। सुबह निकलता हूँ तो आधी रात को लौटता हूँ। हर्ष करवाहट से मुस्कुराया। मैं यह भी समझता हूँ कि फ्लैट मुझे देकर मुझ में इन्वेस्ट किया गया है। अगर कंपनी चल गई तो मुझे उनकी कम कीमत देनी होगी। ठीक है, मुझे स्वीकार है। वह पल भर ठिठका। पर कंपनी नहीं चली तो? हर्ष का स्वर भी बदल गया था और आंखों का भाव भी। उस एक क्षण वह चीर परिचित नहीं लगा। पता नहीं क्यों आशंका की हिलोर वर्षा को कपा गई। वर्षा बेचैनी सी अशोक की लॉबी में टहल रही थी। 1 बज रहा था। हर्ष का कोई पता नहीं था। स्नेह भी नहीं आए थे। अनुपमा ने तो रिपटरी में ही फ़ोन कर दिया था कि वह नहीं आ पाएगी। श्रीमती ज्योतिषी के साथ समाज कल्याण मंत्रालय जाना है। वह फिर आकर इस रिसेप्शन के सामने बैठ गई। चारूश्री के कमरे का नंबर मालूम था, पर फ़ोन करना ठीक नहीं लगा। परिचय है नहीं, पता नहीं वह कैसा व्यवहार करे। तभी सफारी सूट पहने एक मोटा काला आदमी हाथ में 5-5-5 का टिन लिए आया और सरसरी निगाह से आसपास देखा। फिर आगे रूखे ढंग से पूछा कि आप वर्षा वशिष्ठ हैं? वर्षा ने हामी भरी। आइए। वह पलटकर लिफ्ट की ओर बढ़ गया। ऊपरी मंजिल पर गलियारा पार करते हुए उसी के जैसा एक और आदमी सोफे से उठ खड़ा हुआ। यह कौन है? उसकी भाव भंगिमा बिल्कुल उज्जड़ थी। हर्ष जी की फ्रेंड है। घंटी बजने पर सफ़ेद साड़ी पहने सांवली सी युवती ने दरवाज़ा खोला। आइए, पहले आदमी ने ऐसे कहा जैसे कृतार्थ कर रहा हो। युवती सोफे की ओर संकेत कर भीतर चली गई। और कोई नहीं था। मेज पे 3-4 गुलदस्ते रखे थे और फलों की टोकरी। अंदर कोई नारी स्वर फ़ोन पे बात कर रहा था। बीच बीच में खिलखिलाहट। फिर मोटे कालीन पे हल्की आहट सुनाई दी। फिर खुशबू के झोंके के साथ साड़ी पहने बहुत आकर्षक युवती आई। हमें चारूश्री कहते हैं। मोहक नजाकत से हाथ बढ़ाया। हड़बड़ी में खड़ी हुई वर्षा ने हाथ मिलाया। हर्ष जी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ जर्नलिस्टों के साथ बार में है। माफ़ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। चारूश्री ने फिर कोमल भंगिमा से सोफे की ओर इशारा किया और सामने बैठ गई। हमारे दोस्त स्नेह जी भी आने वाले थे, इसलिए मैं उनका फ़ोन आया था। वह फरीदाबाद की फैक्ट्री में है, आ नहीं पाएंगे। तो मैं चलती हूँ। वर्षा फिर उठ गई। माफ़ कीजिए, आपको डिस्टर्ब किया। चारूश्री ने मुस्कान के साथ उसे देखा। आप यहाँ लंच पर बुलाई गई हैं, उसके बिना आप कैसे जा सकती हैं? आप हर्ष जी की दोस्त हैं और मेजबानी का जिम्मा मेरा है। जेपी मुस्कान के साथ वर्षा फिर बैठ गई। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो 4 बजे ही है। ये प्रेस से हर्ष जी के कुछ व्यक्तिगत दोस्त हैं। मिस्टर पांड्या को लगा कि इनसे मिलने से फिल्म को कुछ फायदा ही होगा। चारूश्री की वेशभूषा मूल्यवान होने पर भी सुरुचिपूर्ण थी। आभूषण कम पर सौंदर्य को उभारने वाले थे। मेकअप हल्का पर बहुत प्रभावी। किसी फिल्म स्टार को इतने पास से वर्षा ने पहली बार देखा था। आजकल आपका कोई प्ले चल रहा है? मेरी तो आजकल रिहर्सल ही चल रही है, पर हमारी रिपटरी का प्ले चल रहा है, ट्राजेन वीमेन। यह किस बारे में है? स्त्रियों के ऊपर युद्ध के विनाशकारी प्रभाव के बारे में। इसी को ग्रीक ट्रेजेडी कहते हैं, हर्ष जी ने बताया था। वर्षा ने हामी में सिर हिलाया। मैं आप लोगों का ड्रामा देखना चाहती हूँ, पर मुझे डराया गया है कि तुम मॉब्ड हो जाओगी। मैं आपको स्टूडियो थिएटर में 6 बजे बिठा दूंगी, दाएं बाएं कोने की सबसे पिछली सीट पर। किसी को पता नहीं चलेगा कि आप मौजूद हैं। चारूश्री खिलखिलाई। तो पक्का रहा, अगली बार मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। पल भर चुप्पी रही। आप एपिटाइजर क्या लेंगी? चारूश्री ने मेन्यू उसकी ओर बढ़ाया। जो आप पसंद करें। मुझे यहाँ का जलजीरा बहुत पसंद है। चारूश्री मुस्कुराई। चलेगा? ज़रूर। उसने मेन्यू नीचे रख दिया। यास्मीन, चारूश्री ने नरमी से पुकारा। सांवली युवती पीछे फ़ोन का नंबर घुमाने लगी। वर्षा चारूश्री के आत्मविश्वास पे मुग्ध हो रही थी। हर्ष जी आपकी एक्टिंग की बहुत तारीफ करते हैं। आपका वो प्ले है ना, फॉरेन कंट्री की बैकग्राउंड वाला, जिसमें हीरोइन डिफेक्ट कर जाती है? अपने अपने नर्क। वर्षा बोली। हमारे यहाँ बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। सूर्यभान जी, ममता, अर्चना चिंतामणि, आदित्य जी, और हर्ष को तो आप लोगों ने खींच लिया। हर्ष जी बहुत सेंसिटिव एक्टर है। उनका पहला शॉट देखकर ही मैं दंग रह गई थी। आप कंपन में देखिएगा, कितना ऊंचा काम है उनका। चारूश्री ने संजीदगी से कहा। शाम को बिरला मंदिर में चढ़ावा भेज रही हूँ कि हे भगवान फिल्म चल जाए। वेटर ने ग्लास मेज पे रखे। चारूश्री के संकेत पे वर्षा ने घूंट लिया। आपने मेरी फिल्में देखी हैं? वर्षा चौकन्नी हो गई। हाँ। मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? वर्षा ने कुछ पल सोचा। क्या इतनी बड़ी स्टार भीतर थोड़ी असुरक्षित है, जो उसकी प्रतिक्रिया से शक्ति पाना चाहती है, या वह अपने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, सिर्फ वर्षा को टटोलना चाहती है? डांसर तो आप ऊंचे दर्जे की हैं। एक अभिनेत्री के रूप में भी आपने मुझे प्रभावित किया। मंदिर का वह दृश्य मुझे नहीं भूलता जब आपने आत्महत्या की थी। चारूश्री की आंखों में चमक आ गई। अगर आप ऊंची कलात्मक फिल्मों में काम करें तो मुझे विश्वास है आप अपनी भूमिका के साथ न्याय करेंगी। कला फिल्मों में कुछ मिलता नहीं है। कंपन मैंने इसलिए की क्योंकि मिस्टर पांड्या मेरी पहली पिक्चर में असिस्टेंट डायरेक्टर थे और उन्होंने मुझे काफ़ी हौसला बंधाया था। चारूश्री बोली। आप शाम को कंपन देख रही हैं ना? वर्षा ने हामी में सिर हिलाया।
आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा, मुझे बहुत उत्सुकता रहेगी। आगे जोड़ा, इस भूमिका को मैंने अगर संभाल पाया तो इसका बहुत कुछ श्रेय हर्ष जी को है। और गहरी दृष्टि से वर्षा को देखा, लगा जैसे वह क्षण फ्रीज हो गया हो। आपका फिगर बहुत अच्छा है, आंखें बहुत सुंदर और चेहरा फोटोजेनिक। हर्ष जी ठीक कहते हैं। वर्षा सुकुचा गई, चारूश्री की आंखों में तौलने वाला भाव था, आंखें झुक गई। हर्ष जी और आप बहुत पुराने दोस्त हैं ना? आवाज़ सहलाती हुई सी थी, जैसे किसी बच्चे को फुसला रही हो। वर्षा ने हामी में सिर हिलाया। आप दोनों प्रेमी हैं? कौतुक के आवरण में वास्तविकता जानने की व्यग्रता थी। हाँ, रंगमंच के प्रेमी। चारूश्री खिलखिलाई, उन्मुक्त हंसी थी, जैसे मुद्दत से बंद पंछी को नीले नीले बादलों के बीच एकाएक विमुक्त कर दिया गया हो और उसने बंदूक से छूटी गोली की तरह निर्बाध उड़ान भरी हो। हंसी धीरे धीरे थमी, 3-4 अवस्थाओं में, पर उसकी छाया बनी रही। हर्ष जी की मम्मी और दीदी प्रीमियम पे आएगी? हाँ। पल भर ठहर कर पूछा, मम्मी कैसी है? जैसी माँ होती हैं, बहुत स्नेहशील, साथ ही सख्त भी। चारूश्री का स्वर अर्थ भरा था। प्रश्न सुलगता रहा। वर्षा ने आँच महसूस की। चारूश्री ने फिर एकटक उसे देखा, पर इस बार चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आप दोनों की शादी की बात है? हवाओं में चर्चा तो है। चारूश्री फिर खिलखिलाई। अब क्या करें? मम्मी कंधों पे साल कसते हुए हताश स्वर में बोली। वर्षा ने दवा की गोली और पानी का गिलास आगे बढ़ाया। देखिए, मैं शूटिंग पे मौजूद नहीं था, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। धवन ने कहा, मैं हर्ष जी की यह बात मान ही लेता हूँ कि ऊंचे दर्जे के कलाकार को संभालना पंड्या के बूते का नहीं, पर क्या ऐसी बातें खुल्लम खुल्ला इंटरव्यू में कहनी चाहिए? मिस्टर पंड्या ने पहले हर्ष पर अभियोग लगाया कि कंपनी की असफलता की जिम्मेदारी हर्ष पे है। वर्षा बोली। मिस्टर पंड्या ने पहले हर्ष पे अभियोग लगाया कि कंपनी की असफलता की जिम्मेवारी हर्ष पे है। वर्षा बोली। देखिए, मैं 20 साल से डिस्ट्रीब्यूशन में हूँ। फिल्म की असफलता के बाद एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लेकिन हर्ष को यह सोचना चाहिए कि अभी वह नए हैं। कीचड़ उछालने से सबसे पहले नुकसान उन्हीं का होगा, पांड्या का नहीं। सुजाता काफ़ी की ट्रे लिए आई। क्या इस वेनिस अवार्ड से हर्ष को फ़ायदा होगा? होना तो चाहिए। पश्चिमी देश में भारतीय अभिनेता का ऐसा सम्मान बहुत बड़ी बात है। फेस्टिवल डायरेक्टोरेट से भी फ़ोन आया था। कंपन को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिलने की उम्मीद है। धवन ने काफ़ी का घूंट लिया। हर्ष जी की 3 पिक्चरें अनाउंस हुई हैं। इस अवार्ड के बाद लो बजट दीपशिखा के शुरू होने की बात है। और सहयात्री? सुजाता ने पूछा। उसके निर्माता चारूश्री के मित्र हैं, उनका फ़ोन आया था। मैंने कहा कि जो कहानी अभी है उसके आधार पर मेरी दिलचस्पी नहीं है। चारूश्री की इमेज सेक्सी डांसर की है। ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जो आम दर्शक की ऐसी अपेक्षा पूरी करे। उसका फार्मूला होना जरूरी नहीं, पर कहानी की व्यावसायिक संभावना होनी चाहिए। 3-4 गाने होने भी जरूरी है। धवन ने कॉफ़ी खत्म की और अभिवादन के साथ उठ खड़े हुए। दरवाज़ा अभी बंद ही हुआ था कि फ़ोन की घंटी बजी। हाँ, कल से फ़ायदा है। टेम्परेचर भी नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नीचे है, कंधों में दर्द है। सुजाता कह रही थी। पैसे भेजें, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं। उन्होंने रिसीवर मम्मी को दिया। हाँ, कल से बेहतर हूँ, मम्मी बोली। सुजाता के यहाँ कैसे चली जाऊँ? लोग बातें नहीं बनाएंगे। बेटी के घर डेरा डालना मुझे पसंद नहीं, उन्हें कैसे बुला लूँ? सुजाता, योगेश का काम अपनी किताबों के बिना चल सकता है, बार बार अपनी लाइब्रेरी ढूंढते फिरेंगे। तुम्हारी सलाह से पहले वर्षा 2 बार कह चुकी है, मैंने ही मना किया। उसकी रिहर्सल और शोध चल रहे हैं। सुबह 7 बजे वह 2 बसें बदलकर ही पटरी जाएगी, रात को 10:30 बजे वापस लौटेगी, फिर मेरी सेवा करेगी। वह मशीन है क्या? मेरी मानो तो छोड़ दो मुंबई और घर आ जाओ। हाँ, चल जाएगा, भगवान का दिया बहुत कुछ है। तुम्हारे 6 महीने खत्म होने में ही नहीं आते। वर्षा यही है। हाँ, ठीक हूँ, वर्षा ने धीरे से कहा। तुम अपना ध्यान रखना। तुम्हारी स्मृति मुझे बहुत सहारा देती है। जान के अच्छा लगा और एकाएक सिसकी बन गई। आगे कुछ कह नहीं पाई। सुजाता ने रिसीवर ले लिया। वर्षा रो रही है। हर्ष, क्यों लड़की को सताते हो? इधर आ बिटिया, मम्मी ने पुचकारा और बाहों में लेकर वर्षा का सिर अपने कंधे पे रख लिया। उनकी आंखें भी सजल हो गई थी। हे भगवान, क्या बनेगा इस घर का? मौन सघन हो गया था। तीनों ने उसे तोड़ने अपने को असमर्थ पाया। पूरा सप्ताह अवसाद से बोझिल था, इसलिए जब शनिवार की सुबह शिवानी का फ़ोन आया तो वर्षा उमंग से भर उठी। उसी समय झुमकी को खाने का ब्यौरे के बारे में बता दिए। हालांकि पूरा दिन पड़ा था। पल भर को अपने उत्साह के अतिरेक पर खींच भरा ताज्जुब भी हुआ कि क्या सचमुच उसकी ज़िंदगी इतनी खाली हो गई है। रिहर्सल के बाद वेशभूषा पर विचार विमर्श करते हुए देर हो गई। वर्षा जब घर लौटी तो 6:45 बज चुके थे। सर्दियों के कारण शाम भी जल्दी होती थी। उसने गीजर का बटन दबाया और जींस व पूरी बाहों का स्वेटर पहनने के लिए निकाल लिया। कॉफ़ी बनाऊं? झुमकी ने पूछा। नहाकर पीऊँगी। अगर वह 14/14 में होती तो सर्दी में इस समय नहाती नहीं, पर यहाँ कमरे से लगे स्नान गृह का सुख लाभ है। गुनगुने पानी ने अपने उस स्पर्श से दिन भर की क्लांति धो दी। भीतर बाहर सब ताज़ा लगने लगा। इस पर शिवानी के सानिध्य से भरी शाम की आश्वस्ति। वर्षा फिर अपने ऊपर मुस्कुरा उठी। वह गुनगुनाते हुए ड्राइंग रूम में आई। पल भर बाद झुमकी ट्रे लेकर आई। वर्षा ने अखबार के पन्ने करीने से लगा के मेज पे रखे ही थे कि कार बाहर पोर्च में रुकी। वर्षा बरामदे में निकल आई। हाय, और शिवानी को बाहों में भर लिया।
शिवानी ने उसके कपोल का चुंबन लिया। बहुत ताज़ा लग रही हो, अभी अभी नहाया है। झुमकी ने दूसरे प्याले में कॉफ़ी उड़ेल दी थी। कॉफ़ी में थोड़ी रम डाल ले। शिवानी बोली, मुझे सर्दी लग रही है। ज़रूर, वर्षा ने कहा। झुमकी दीदी की अलमारी से ओल्ड मॉन्क की बोतल लाना और शिवानी के हाथ छुए। अरे बिल्कुल सर्द हो, शिमला में बर्फ़ गिरी है। मेरे कमरे में बैठे हीटर लगाकर, मैं कहने ही वाली थी। कोने में रखा हीटर नर्म सुरों में गर्म हवा छोड़ रहा था। बगल की लव सीट पे वर्षा शिवानी बैठी थी। सामने कुर्सी पर, जिन पे शॉल फैला हुआ था, बड़ा सा लैंप जल रहा था, जिसकी बाहरी प्रकाश परिधि कुर्सी तक मध्यम हो आती थी। शिवानी काफ़ी का बड़ा घूंट लेकर मुस्कुराई। रम के डैश से मेरी नसों में झंकार होने लगी और वर्षा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। माफ़ करना, सर्दी में मुझे हाथ थामे बिना बात नहीं की जाती। जो भी पास हो उसका हाथ पकड़ लोगी? वर्षा हंसी। शिवानी खिलखिलाई, नहीं, थोड़ा सा चुनाव तो करना होता है। उसने माथे पे झूल आई, 2 लटें पीछे हटाई। हाँ, इन कुंडलों के कारण मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। किसी ने कहा कि वह इन कुंडलों और इन्हें पहनने वालों के कानों को चूमना चाहता है। और फिर हंसी। यह डिज़ाइन तुमने कहाँ से ढूंढ निकाली? दार्जिलिंग में शहर के अंदरूनी हिस्से में एंटिक्स की दुकान है। जो औरत उसे चलाती है वो बहुत चुप और रूखी है। ऐसा लगता है जैसे उसकी दिलचस्पी चीज़ें बेचने में नहीं, ग्राहकों को भगाने में है। थोड़ी देर मैंने उससे मीठी मीठी बातें की, तब कहीं जाकर उसने अंदर की अलमारी खोली। मीठी बातें करने में तुम माहिर हो। वर्षा मुस्कुराई, नहीं, थोड़ा सा चुनाव तो मैं भी करती हूँ। शिवानी खिलखिलाई। वर्षा ने महसूस किया कि ज़िंदगी में अश्वनी के आने के बाद शिवानी उन्मुक्त हो गई है। जिसने कुंडल और कानों को चुनना चाहा है, उसके मन की मुराद कब पूरी होगी? वर्षा ने तनिक चंचल मुस्कान से पूछा। हो चुकी है। शिवानी हंसी। हम तुम्हारे जैसे संगदिल नहीं, बुद्ध की तरह दुखी मानवता के लिए हमारा मन करुणा से भरा है। और मन की मुरादें कानों से आगे बढ़े तो बढ़ रही है, यही तो चिंता है। समझ में नहीं आता अब क्या करूं। बुद्ध के उपदेशों की किताब पढ़ो, उसी में से रास्ता निकलेगा। शिवानी मुस्कुराई, फिर मुस्कान धीरे धीरे खो गई। बहुत नया अनुभव है वर्षा। हर्ष अपने आप में अपनी कला में इतना डूबा रहता था कि उसे शायद ही कभी मेरे कपड़ों, मेरे गहनों पे ध्यान दिया हो। अश्विनी है कि सबसे पहले मेरी साड़ी, मेरे लॉकेट, मेरे सेंट का जिक्र करते हैं। उनसे 10 मिनट मिलकर मेरे अंदर की स्त्री उमंग में आ जाती है। मेरी चाल बदल जाती है। मेरा आत्मविश्वास मेरी आंखों में चमकने लगता है। शिवानी ने वर्षा का हाथ दबाते हुए उसकी आंखों में देखा। बहुत अच्छा एहसास है वर्षा। भीतर की धुन छूटने लगी है। सुबह सोकर उठती हूँ तो घड़ी की सुइयां शहनाइयों की तरह बजती है। झुमकी कबाब की प्लेट और बर्फ की डोलची लिए आई। झुमकी, आंखें दिखाओ, नशा तो नहीं हुआ? शिवानी ने मुस्कान के साथ झुमकी की आंखों का परीक्षण किया। उसने झुमकी के प्याले में भी 2-3 चम्मच रम डाल दी थी। दीदी की बातें, गांव में मैं 1/4 बोतल महुआ पी जाती हूँ। अच्छा, शिवानी हंसी। अगली बार गांव जाओ तो 1 बोतल मेरे लिए भी लाना। ठीक है, मेरा आपका यही कंपटीशन होगा। शिवानी ने वर्षा को देखा। सुबह फ़ोन पे मुझसे बोल रही थी, आई रिकॉग्नाइज योर लवली वॉइस। झुमकी समझदार है, वर्षा बोली, जल्दी सीख रही है। शिवानी ने पॉलीथीन के बैग से जेमसन की बोतल निकाली और 3 गिलासों में डालने लगी। तुम कहाँ से लाई हो? वर्षा ने पूछा। भैया के पास अच्छा स्टॉक रहता है। वर्षा ने तीसरा गिलास झुमकी की ओर बढ़ाया। थोड़ी सी नानुकड़ के बाद उसने ले लिया और रसोई में चली गई। हम लोग मुंड्रिका गए थे। मम्मी बहुत टूटी हुई लगी। शिवानी बोली, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। फिलहाल वह मुंबई जा नहीं सकती और उनका अकेले रहना भी दुश्वार है। शिवानी ने एक घूंट भरा। पल भर के विराम के बाद पूछा, तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? वर्षा ने अपने सिर शिवानी के कंधे पर रख लिया। उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए कहा, कुछ नहीं। सुजाता ने बताया कि चारूश्री से तुम्हारी मुलाकात हुई है। हाँ, कैसी लगी? शार्प। प्रीमियर के बाद मिलना तय हुआ था, पर ओडियन पर लाठीचार्ज हो गया तो पुलिस उन्हें पिछले दरवाजे से निकाल के ले गई। फिर उसी रात को वह मुंबई चली गई। चारूश्री और हर्ष के बीच में कुछ है? वर्षा ने ठंडी सांस छोड़ी। कोई चिंगारी तो है। शिवानी ने उसकी चिबुक पर उंगली रखकर चेहरा अपनी ओर किया। तुमने ठीक समझा है। वर्षा ने हामी में सिर हिलाया। हर्ष ने स्वीकार किया। वर्षा ने इनकार में सिर हिलाया। ऐसा तो नहीं कि हर्ष की ओर से कुछ खास ना हो, वो और स्थिति को झेल रहा हो? मैं ऐसा ही सोचती हूँ, वरना मुझसे कट जाने में कौन सी रुकावट है? मम्मी और सुजाता, वे दोनों हर्ष की पसंद के खिलाफ और मेरे समर्थन में दूर जा सकती हैं, मुझे संदेह है। वर्षा सीधी हो गई, बड़ा घूंट लिया। तुम प्रीमियर पर नहीं आई? इस शाम को पहली बार शिवानी उदास भाव से मुस्कुराई। बीते हुए से अलग होने की कोशिश है। आसपास की शांति में चुप्पी और घनी हो गई थी। खिड़की के कांच के पार धुंधलाया चांद दिखाई दे रहा था। उजली चांदनी को देखते हुए सर्दी की हिलोर महसूस हुई। यह क्या मंजर है दोस्तों? अनुपमा हंसती हुई आई। लव सीट पे दोनों लड़कियां, कमरे में ऐसा मीठा अंधेरा, पूछा जा सकता है कि क्या हो रहा है। एक दूसरे के भावनात्मक शून्य में झांक रहे हैं। शिवानी मुस्कुराई।
वर्षा ने कुर्सी के पांव हटा लिए। इतनी देर कहाँ लगाई। अनुपमा गहरी सांस के साथ बैठ गई। नुक्कड़ नाटक की रिहर्सल। 3 लोग नए हैं। शिवानी ने नया गिलास अनुपमा की ओर बढ़ाया। थैंक्स। अनुपमा ने 2 घूंट लिए, फिर एक कबाब उठाया और खुद भी उठ खड़ी हुई। मुझे माफ़ी दी जाए, सुबह 5 बजे उठना है। इतनी थकी हूँ कि 5 मिनट में खाना खाते खाते ही सो जाऊँगी। गिलास से घूंट भरते हुए वह निकल गई। तुम्हारा यहाँ शिफ्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगा, शिवानी बोली। हाँ, वरना रिपटरी के लोग कैसे रहते हैं, मैंने तुम्हें बताया था। बहुत अफसोस की बात है, तुम लोगों के ग्रेड्स इतने कम हैं। अगर नेशनल थिएटर बन जाता तो हम लोगों की हालत सुधर जाती। शिवानी उठ खड़ी हुई, छोटी सी अंगड़ाई ली, हाथ पाँव झटके, फिर एक सिगरेट जलाई। वर्षा, तुम्हारी सिनेमा में दिलचस्पी है? हाँ। मेरा मतलब है तुम फिल्मों में काम करना चाहती हो? हाँ, यह बहुत शक्तिशाली माध्यम है, पैसा भी ठीक देता है। अब वह समय आ गया है कि जब मैं जीने के लिए थोड़ी सुविधाएं चाहती हूँ। शिवानी ने सिगरेट बढ़ाई तो वर्षा ने एक कस लिया। झुमकी हमारे लिए बैठी होगी। नहीं, हमारा खाना हॉटकेस में रखा है, जब तुम कहोगी मैं ले आऊँगी। शिवानी ढेर सारा अपनत्व भरकर वर्षा को देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? वर्षा मुस्कुराई। अगर उस दिन मैंने तुम्हें फ़ोन न किया होता तो मैं तुम्हें जानने से वंचित रह जाती और मेरा कितना भावनात्मक नुकसान होता। या तुम मेरे मन की बात कह रही हो? शिवानी कुछ पल खोई सी रही, फिर धीरे धीरे बोली। मैं कुछ समय पहले तक हर्ष से नाराज़ थी, अब नहीं। वयस्क होने के बाद मैंने पहली बार इस तरह का दुख भोगा है। मैं इस अनुभव से मजबूत बनकर निकली हूँ। तुमसे मैंने काफ़ी दिनों ईर्ष्या की है, अब तुम्हारे लिए मेरे मन में शुभ चिंता रह गई है। ईश्वर न करे हर्ष के साथ तुम्हारे रिश्ते में कोई धुंधलाहट आए। अगर ऐसा हुआ तो सचमुच मुझे दुख होगा। कुछ देर वर्षा को नींद नहीं आई। बगल में शिवानी की समतल सांसों का एहसास था। शिवानी ने तकिया और सिर के बीच में मुड़ी हुई कोहनी लगा रखी थी। लिहाफ थोड़ा नीचे फिसल गया था। नाइटी के स्ट्रैप से उजला कंधा दिखाई दे रहा था। वर्षा ने हल्के से लिहाफ ऊपर खींच दिया। नींद में डूबी शिवानी बहुत अपनी महसूस हुई। मन में आवेग सा उठा। उसका चुंबन लेने के लिए वर्षा झुकी, फिर 2 सूत का फासले पर रुक गई। उसके लगा कि इसके स्पर्श से शिवानी जाग न जाए। शिवानी यहाँ 3-4 बार आ चुकी थी, पर रात को ठहरी पहली बार थी। उसने बताया था कि रात को वर्षा के यहाँ रुकने के कार्यक्रम को जानकर उसकी भाभी ने कौतुक से भरी मुस्कान दी थी। उन दोनों की मित्रता कुछ लोगों के लिए उलझन बन गई थी। स्वयं वर्षा के लिए यह रिश्ता किसी पहेली से कम नहीं था। मानवीय संबंधों की चमत्कारिक प्रकृति पर उसे ताज्जुब हुआ। कैसे कैसे अनजाने कोणों से, कैसे कैसे मनोभावों की परतों में अंतरंगता बंधी चली जाती है। उसने सोचा, आज यहीं तक। हर्ष और वर्षा के बीच में क्या होगा, ये हम अगले अंक में जानेंगे। बाय।